फौज से आया हुआ छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई आज तुम्हारे बिस्तर पर मैं सोने वाला हूँ। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे बिस्तर पर सोए हुए। आज तो तुम्हारी चारपाई को मैं ही लूंगा। बड़ा भाई हंसते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई मुझे खेतों पर काम करना है और आज तुम्हें सोना है तो शौक से सो, यहाँ पर बहुत मच्छर काटते हैं। बड़ा भाई अपने लाठी को लेकर खेतों की तरफ निकल जाता है। खेतों पर काम था। ये अपने बड़े भाई की चारपाई पर, यानी जहां पर पशु पाले जाते हैं, वहां पर उस चारपाई पर आज अपने बड़े भाई की जगह एक पतला सा कपड़ा ओढ़कर, क्योंकि गर्मियों के दिन होते हैं, लेट जाता है। दोस्तों, कुछ दबंग लोग करीबन रात को 11:30 या 12 बजे के बीच में आते हैं और आते ही इस लोटे हुए फौजी पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। इतना तेज का वार होता है कि फौजी को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि कोई घर में घुसे, उनके हाथों में तलवार और फरसे हों और सोते हुए इंसान पर वार करें तो क्या वो इंसान उनका विरोध कर सकता है? यानी फौजी को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो ये फौजी होता है, इसकी बेटी अपने बेटे को, 7 महीने के बेटे को लेकर गोद में ये सब कुछ देती है, क्योंकि जब शोर मचता है तो वो भी भागती और देखती है कि उसके पिता को इतनी बुरी तरह से मारा गया है। वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और चीखने लगती है, बेहोश हो जाती है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब वो दबंग लोग वार कर रहे थे, जैसे ही इस फौजी के चेहरे से कपड़ा हटता है तो कुछ लोग कहते हैं, अरे हम तो इसे मारने के लिए नहीं आए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब तो यही सही, इसके ही दम पर इसका भाई फूला नहीं समाता है और उछलता है, आज इसका ही काम तमाम करते हैं। तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि होनी क्या इसी को नहीं कहते हैं? एक भाई जो फौज में रह रहा था, लेह लद्दाख में रह रहा था, लेकिन जब मरने का समय आया, मृत्यु का समय आया, सोचिए वहां से बचकर एक रात अपने घर में बिताता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि वहां पर वो लोग मारने के लिए बड़े भाई को आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहानी एक नए मोड़ पर हमको तब लेकर जाती है जब यहाँ पर ये फौजी दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में वापस आता है और इन लोगों से अपना बदला वसूलता है। एक एक परत ऐसे इस केस की खोलता है। ये केस बहुत चर्चित है। ये व्यक्ति, आज इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जब इसने सारी दुनिया को बता दिया, सबको बता दिया कि पुनर्जन्म क्या होता है, सत्य सनातन संस्कृति क्या होती है, जो सेकुलर लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो ध्यान से सुन लीजिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में एक भाई है, बाकी कोई और तो है नहीं, वो भी बहुत कहते हैं कि आप ये गलत कहानी लेकर आती हो। तो मेरे भाई, जो ये फोटो है ये उसी व्यक्ति की है, उसी फौजी की है। क्या उनके जीवन में ऐसा बीता? उन्होंने आत्मा के बारे में भी जिक्र किया। मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, अब तो आपको आदत पड़ चुकी होगी। उन्होंने आत्मा के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा न्याय कैसा होता है, यानी यमलोक का भी उन्होंने जिक्र किया, और कैसे आप मरने के बाद में रहते हो वो सारा भी उन्होंने जिक्र किया। जो ये फोटो है ये उनकी रियल फोटो है। यहाँ पर उनके नातिन की भी फोटो है, जो उनकी बेटी का वो लड़का था जो 7 महीने का था जब उनकी मृत्यु होती है। अब आप सोच कर देखिए कि किस तरह से राज खोलता है और कहां पर यह जन्म लेता है। जब आपको सारी बातें बताऊंगी तो आपको भी हैरानी होगी और सोचने पर आप मजबूर होंगे कि कर्म कितना बड़ा प्रधान है। तो चलिए दोस्तों, आपकी बेचैनी को थोड़ा सा कम करते हैं और आपको बताते हैं घटना कहां पर घटी थी और कैसे घटी थी, क्या इस घटना में सब कुछ हुआ। सुनो मेरे भाई, आपको यकीन नहीं होता तो आपको यकीन नहीं है, जो मैं पता आपको बता रही हूँ वहां पर जाइए और इस भाई से बात कीजिए। आपकी पूरी शंका दूर हो जाएगी और आपके मन में जो वहम घुसा हुआ है ये किसी तरह से बाहर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इंतजार ना करते हुए आपको लेकर चलती हूँ जिला बुलंदशहर में, जहां पर डिबाई के पास एक कमरुआ गांव पड़ता है। कमरुआ गांव में एक परिवार होता है और परिवार की एक महिला गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद इस महिला को दर्द शुरू हो गए हैं और ये महिला चीख रही है। कुछ देर के दर्द लेने के बाद ये महिला एक लड़के को जन्म देती है। दोस्तों, जब ये लड़का पैदा होता है तो कुछ हल्के फुल्के इस लड़के के शरीर पर निशान होते हैं, लेकिन परिवार खुश होता है। हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है, कुल के वारिस का जन्म हुआ है, 100 वर्ष की नींव हमारे घर में रखी गई है। पूरा घर खुशी मनाता है, खुशियों से घर महक उठता है।
दोस्तों इसके बाद 21 दिन की होने के बाद इस लड़के का नामकरण किया जाता है। इस लड़के का नाम मुन्ना लाल रखा जाता है। इसका नाम मैं पर निकलता है मुंह पर, तो मुन्ना लाल इसका नाम रख दिया जाता है और धीरे धीरे मुन्ना लाल बड़ा होने लगता है। मुन्ना लाल के अंदर कुछ चीजें विपरीत थे, जल्दी चलना, जल्दी बोलना और जल्दी हर चीज को एक तरीके से मतलब बहुत जल्दी समझना। मतलब आम बच्चों से ज्यादा इसके अंदर समझदारी क्यों होती है? क्योंकि इसे अपने पिछले जन्म की बातें याद होती हैं। लेकिन घर वालों को थोड़े ही पता था कि इसको पिछले जन्म की बातें याद हैं। धीरे धीरे ये लड़का खोजबीन करता रहता है। रात को सोता हुआ कहता है, मुझे मार दिया, मुझे काट दिया, मुझे बचाओ, मुझे मार दिया, नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की बातें करता है। मेरे ही गांव के लोग गद्दार हैं, मेरे ही साथ के लोग गद्दार हैं, ये इस तरह की बातें करता है। लेकिन माँ हमेशा ये सोचती है कि मेरे बेटे को बुरा सपना आता है। माँ हमेशा अपने बेटे को चुप कराती है, शांत कराती है और अपने आंचल में छुपा लेती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। 4 साल का मुन्ना लाल हो जाता है। अब एक दिन इसकी माँ घर को गोबर और मिट्टी से लीप रही थी। गांव में ये काम होता है, आज भी करते हैं कुछ लोग। जब ये आंगन को गोबर और मिट्टी से लीप रही थी, ये चारपाई पर बैठा अपने पैरों को हिला रहा था। तभी कहता है मुन्ना लाल अपनी माँ से, माँ आज कोई मेहमान आने वाला है। माँ कहती है कि ना बेटा, आज तो कोई भी मेहमान नहीं आने वाला है। ये कहता है, माँ तुम क्यों परेशान होती हो, मैं 2 बहुओं का पति हूँ। यानी गांव में पत्नी को बहू कहा जाता है। ये शब्द में मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं लोगों को इतनी भाषा का इस्तेमाल करती हूँ ताकि उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अब यहाँ पर ये कहता है कि मेरी तो 2 बहुएं हैं। माँ हंसने लगती है, हाथ गोबर और मिट्टी में हुए पड़े थे। अच्छा, कब शादी की? वो कहता है कि गंगापुर में मेरी पत्नी है। अब गंगापुर जिस गांव का ये नाम ले रहा था वो 5 किलोमीटर दूर था इस गांव से। वो कहता है कि देखना माँ, एक दिन मैं अपनी बहू के पास जरूर पहुंचूंगा। माँ हंसने लगती है। इतने में ही इस मुन्ना लाल का बाबा बाहर से आता है और इसकी माँ हंसकर कहती है, सुनो जी, तुम्हारी तो एक ही बहू है, तुम्हारे बेटे की 2 बहुएं हैं और ये कह रहा है गंगापुर में इसकी बहू रहती है। पिता कहता है कि अच्छा, वहां पर तो हमारी बहन है, चल तुझे किसी दिन तेरी बहू से मिलवाएंगे। भाई तू ऐसी बातें करता है। घर वालों को थोड़ी ना थोड़ी आशंका थी क्योंकि रात के वक्त कहता है कि मुझे मारा गया है, मेरे भाई को मरना था लेकिन उस जगह मैं मरता हूं। ये इस तरह की बातें करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक दिन ये अब जो मुन्ना लाल के पिता होते हैं अपनी बहन के घर जाने वाले थे। तभी वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि क्यों ना मैं मुन्ना लाल को अपने साथ ले जाऊं, अपनी बुआ से भी मिलाएगा। मुन्ना लाल उस वक्त 5वीं साल में चलने वाला था, चल गया था। यानी ये कहता है कि ये भी वहां पर मिलाएगा और ये बहुत अपनी बहू बहू करता है और गंगापुर को अपना गांव बताता है क्योंकि ये कहता था कि गंगापुर मेरा गांव है, मेरे साथ हमारे ही साथ के लोगों ने गलत किया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये अपनी बुआ के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तांगे बुग्गी का उस समय खेल था, तांगे में लोग सफर करते थे। 1-2 हल्ला तो मैंने भी तांगे की सवारी की है और तांगे में 1-2 हल्ला मैं भी गई हूँ। आपको बता देना चाहती हूँ, मैं अपने मामा के घर तांगे में गई थी एक बार, बहुत छोटी थी उस समय। अब यहाँ पर मुन्ना अपने बाबा के साथ बैठ जाता है, यानी मुन्ना लाल बाबा के साथ बैठता है। जैसे जैसे इस गंगापुर के खेत आते हैं वो कहते हैं कि बाबा यहाँ पर हमारे खेत थे। पिता हैरान तरीके से सब कुछ सुन रहा था, अब तक वो इस रास्ते पर नहीं आया था। और पहले कौन बुआ मामा के घर बहुत कम जाया करते थे लोग क्योंकि जाने आने के साधन नहीं थे। दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पर गंगापुर नजीक आता है वैसे ही तांगा रुकता है। तांगा एक घर के पास रुकता है, तब कहता है ये मुन्ना लाल कि बाबा यही तो मेरा घर है, इसी घर का मैं रहने वाला हूँ। और देखो जो वो महिला आपको झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही है ना, एक नारियल की बुहारी से, यानी जो नारियल की झाड़ू होती है उससे वहां पर एक महिला जिसकी उम्र काफी थी वो वहां पर झाड़ू लगा रही थी। ये कहता है कि बाबा ये मेरी पत्नी है। दूर से ही वो कहता है कि बेटा इसका तो चेहरा भी ढका हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो? तो वो कहता है कि बाबा मैं शरीर के हाव भाव से बता सकता हूँ ये मेरी पत्नी है। पिता हैरान, आज तक इस गांव में नहीं आया, कहीं इसको कुछ याद तो नहीं है, कहीं ये इसी गांव का तो नहीं है। अब दोस्तों ये तांगे में से अपने पिता से पहले उतरता है और उस महिला के पास जाता है। महिला के पल्लू को खींचता है और कहता है कैसी हो तुम? पूरी जवानी तुमने मेरे बिना बिताई, मैं फौज में रहा और अब भी तुम अकेली ही रह रही हो। इस महिला को अपने वो पल याद आ जाते हैं, इसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तुम फौज का नाम क्यों ले रहे हो बेटा? तुम्हारे पिता फौज में है क्या?
और तुम ऐसी बहकी बहकी बातें, इस तरह की बातें बच्चों पर शोभा नहीं देती। तभी ये दोबारा पल्लू खींचता और कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरे ऊपर ये बातें शोभा क्यों नहीं देती? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूं और तुम मुझे भूल गई। मेरे 5 बच्चे कैसे हैं? ये महिला एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। क्या कह रहे हो तुम, किसके हो? तो यहाँ पर वो सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो खांसता है, क्योंकि इस व्यक्ति की यहाँ पर बहन ब्याही हुई थी, तो इसके लिए सभी महिलाएं बहन समान थी। ये कहता है कि अरे मेरा बेटा है और ये कह रहा है कि तुम्हारे घर का सदस्य है। वो कहती कि हमारे घर का कौन सदस्य? तभी यहाँ पर मुन्ना लाल कहता है कि मैं कल्याण सिंह फौजी, तेरा पति, तू मुझे कैसे भूल सकती है? मेरे 5 बच्चे हैं। तभी कहता है कि मेरा अशोक कैसा है, विनोद कैसा है, पुष्पा कैसी है? पुष्पा का वो बेटा ठीक है, जब मैं मरा था वो 7 महीने का था। ये महिला इस बच्चे को गोद में उठाती है। क्या तू सच में ही जानता है? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? चलो अंदर। वो अपनी पत्नी के पल्लू को पकड़ कर पूरे घर के एक एक कोने को बता देता है। मुझे ज्यादा दिन थोड़े हुए हैं, 5 साल हुए हैं मुझे यहां से गए हुए, 5 साल भी नहीं हुए अभी, कैसे भूल सकता हूं? हर एक चीज को बताता है और चारपाई पर ऐसे बैठ जाता है जैसे कभी यहाँ पर फौजी बैठा करता था। यानी यहाँ पर जो कल्याण सिंह फौजी है उसी की तरह अपनी बॉडी के हाव भाव करता है और उसी की तरह बैठता है। तो इस महिला को एकदम से अपना पति याद आ जाता है और वे बिलक कर रोने लगती है। भगवान मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है? क्या तू सच में ही मेरा पति है? वो कहता है कि हाँ, मैं तेरा पति हूँ। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। कौन सी भुआ से मिलना, वो भुआ भी वहीं पर आती है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब सबके सवाल, अच्छा तू कल्याण सिंह है तो बता तेरे साथ क्या हुआ? वो कहता है कि दिन के वक्त जो भाई की तू मैं जिन लोगों से हुई थी, जो पड़ोसी थे, गांव के लोग थे, कुछ गांव के बाहर के लोग थे, जिनसे हम दिन के वक्त मिलकर भी आए थे, क्योंकि फौज से आकर ये उनसे मिलकर आया था। ये कहता है, जब पूरे गांव के सामने बताता है, अपनी पत्नी को भी बताता है कि जिन लोगों से हम मिलकर आए थे, शाम के वक्त मैं भाई की चारपाई पर लेटता हूँ, भाई खेतों पर जाते हैं और वो लोग मेरे ऊपर भाई समझकर ताबड़तोड़ वार करते हैं और उन्हें मैं दिख भी जाता हूँ। तब भी वो कहते हैं कि पहले इसका ही हमें कंकट काटना है। इस तरह से वो कहते हैं, मैं वही कल्याण सिंह हूँ जिसके साथ बर्बरता और एक खूनी खेल खेला गया था। दोस्तों, पूरे गांव के रोए खड़े हो जाते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। उस फौजी की वो लम्हा याद आ जाता है जब उसके साथ ये बर्बरता की गई थी। अब यहाँ पर ये कहता है, मेरे भाई को बुलाओ। यहाँ पर वो भाई भी आता है जिसकी जगह ये इस दुनिया से गया था। आते ही कहता है कि मेरा बदला लिया कि नहीं लिया? वो भाई कहता है, क्या तू सच में ही मेरा फौजी बेटा है? क्योंकि इसका बड़ा भाई इसे बेटा कहकर बुलाता है। वो कहता है कि मैं तेरा शेर बेटा ही हूं, तेरा ही भाई हूं मैं। मुझे बताओ भाई, तुमने उनसे बदला लिया कि नहीं लिया? तभी यहाँ पर ये बड़ा भाई कहता है कि सभी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन तू तो गया। ये कहता है कि क्यों भाई, मैं आ तो गया, तेरे लिए और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए आया हूं, क्योंकि बहुत याद सताती है। अब गांव वालों में बहुत सारी चर्चा का विषय हो जाती है। ये हर एक सवाल का सटीक जवाब देता है। अपने बच्चों का नाम, अपनी पत्नी का नाम, सभी मुजरिमों का नाम इसने लिया था। उनमें से एक मुजरिम रह जाता है तो उसका नाम भी ये बताता है। अब ये कहते हैं कि तुम्हारा तो चेहरा ढका हुआ था, तेरे ऊपर वार किया, तो तुम्हें कैसे पता कि वो मुजरिम भी था? भाई तू झूठ बोल रहा है। यहाँ पर ये कहता है कि जब मेरे ऊपर वार किया गया तो 2 या 3 वार के बाद ही मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाते हैं और मेरी आत्मा मेरे शरीर को देख रही थी, जिस पर मरे हुए पर भी वो लोग वार कर रहे थे इतनी बुरी तरह से। मैंने एक एक के चेहरे को देखा। मैं रोकने की कोशिश करता हूं, मेरे शरीर को मत मारो, मुझे इसमें आना है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। आप यहाँ से अनुभव कीजिए एक आत्मा के ऊपर कितना जोर पड़ता होगा उसके शरीर के साथ जब ये सब कुछ किया गया। ये कहता है कि मैं उस वक्त वहीं पर खड़ा था, मैंने हर एक इंसान के चेहरे को देखा। मेरी बेटी बेहोश होकर गिर जाती है और मेरा नाती उसकी गोद में होता है। मैं कैसे भूल सकता हूं? उस नाती का नाम यहाँ पर गौरव होता है। दोस्तों, यहाँ पर सभी बेटी सुनते ही भागी दौड़ी आती हैं और अब ये अपनी बुआ के घर भी नहीं जाता है। यहाँ पर सवाल जवाब के सटीक जवाब दे रहा था। अपनी पत्नी से अकेले में कमरे में बात करता है और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं आपके सामने नहीं कह सकती। अपनी पत्नी को संतुष्ट, यानी अपनी पत्नी को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारा ही पति, वो फौजी पति हूं। मेरे साथ ऐसा जो कुछ हुआ है वो यहाँ पर हुआ है।
सभी को यकीन आ जाता है। लेकिन इससे कि आगे की कहानी जब दूसरे दिन गांव के लोग जुड़ते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने आत्मा रूपी शरीर का जिक्र किया, क्योंकि सबके मन में इच्छाएं उठती हैं। अब भुआ बेचारी रोज चक्कर काटे, बेटा तू मेरा भतीजा है, मेरे घर चल। सहूलियत से इस पूरे परिवार ने सहयोग किया और यहाँ पर ये लड़का रुक जाता है जिसका नाम मुन्ना लाल होता है। दूसरे दिन आधा सा गांव खड़ा हुआ होता है। ये कहता है कि हाँ, मरने के बाद आत्मा शरीर को देखती है। शरीर एक चोला है, वस्त्र है, इसको बदलते हैं, क्योंकि ये बताता है कि मरने के बाद जैसे भी मेरे साथ जो कुछ होता है, मेरे शरीर का जो भी होता है, मैं हर घड़ी अपने शरीर के साथ था। मैं शमशान घाट जाता हूँ, मेरे शरीर को जब जलाया जाता है, मेरा भाई जब जो बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ता है, मुझे ही पता है मैं अपने भाई को संभालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ आर पार हो जाते हैं। मेरी पत्नी, मेरी बेटियों का वो रोना बिलखना, क्योंकि बड़ी बेटी की ही शादी हुई थी, बाकी 4 बच्चे बिना शादी के ये फौजी छोड़ कर गया था। ये वहां तक की बातें बता रहा था जहां तक हम सोचते भी नहीं है। ये कहता है कि मैं 17 दिन तक घर में रहता हूं, 17 दिन तक। मैं 13वीं या 12वीं वाले दिन भी इस घर से नहीं जाता, लेकिन 17वें दिन मेरे दरवाजे पर 2-3 लोग खड़े होकर कहते हैं कि अब तो तुम्हें चलना होगा। मैं उन लोगों के साथ जाता हूं तो जहां पर मैं देखता हूं वहां पर लोगों का न्याय हो रहा था। उनसे कहा जा रहा था कि तुमने जीवन में कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं, उसी तरह से उन आत्माओं को भेजा जा रहा था। आत्माओं को इधर उधर भेजा जा रहा था। मेरी बारी आती है और कहते हैं कि इसको तो गंगापुर का रहने वाला है, इसको यहाँ पर कमरुआ गांव में भेजो, वहां पर उस महिला के गर्भ में जाएगा, वहां पर इसका जन्म है और उसके बाद ये लोगों को बताएगा। मेरी याददाश्त बिल्कुल भी नहीं मिटती है। मुझे कमरुआ गांव में भेज दिया जाता है और वहां पर मैं अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता हूं तो आत्मा होती है। मेरे कोई अच्छे कर्म है जो मुझे तुरंत दोबारा मानव देह मिल गई, वरना मैंने कुछ अनुभव ऐसा किया था। जब मैं 17 दिन घर में रहता हूं तो कुछ देर के लिए मैं बाहर भी निकलता था तो आत्माओं के टोल, जैसे टोली नहीं होती है 10-10, 15-15, 20-20, इनका कहना है कि इतनी टोली वहां पर घूमा करती थी जो आत्माएं होती हैं। ये इस तरह की बात कहता है कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं जो भगवान ने मेरे साथ न्याय किया और मुझे मनुष्य देह दोबारा मिली है। इसको मैं व्यर्थ नहीं करना चाहता। 5वीं साल में चलने वाला बालक कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। भाई अपने भाई को गले लगा लेता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने सच आ जाता है। उन मुजरिमों को भी देखता है, कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ था, लेकिन भाई ने बदला ले लिया था उन सभी लोगों से। अब इसके बाद की कहानी आपको बताऊं, ये अपने बच्चों की शादी अपने हाथों से कराता है, जितना योगदान इससे बनता है, क्योंकि पत्नी की जो पति की पेंशन जो आ रही थी वो पत्नी के खाते में आती है, यानी पत्नी को मिलती है। दूसरी तरफ जिस गांव में रहता है उस गांव से ये अपने घर में ज्यादा आने की कोशिश करता है, यानी गंगापुर गांव में। और ये कहता है कि मेरा कमरुआ गांव में मन नहीं लगता है। जब बचपन होता है तो ज्यादातर ये यहाँ पर गंगापुर में रहता है। गंगापुर में रहने के बावजूद इसकी बेटी के इसके जन्म के बाद यानी बच्चे होते हैं, जो बेटी खड़ी थी उन बच्चों के साथ भी आज भी इसका रिश्ता है। आज भी उन बच्चों के साथ रिश्ता निभाता है, उनका लेना देना सब कुछ करता है। जब भी मन व्याकुल होता है तो पिछले जन्म के परिवार से जाकर मिलता है और अपने साथ हुई बर्बरता के एक एक क्षण को, जिस तरह मैं नहीं बता पाई हूँ, जिस तरह से वो बताते हैं, कहते हैं कि बड़ी व्याकुलता होती है जब शरीर को तोड़ा और जलाया जाता है। सब लोग घर आ जाते हैं, लेकिन मैं शरीर के पास बैठकर रोता हूँ जब मेरी वहां पर चिता जलती है। उसके बाद मैं रोता बिलखता घर की तरफ आता हूँ। घर आकर जब आत्मा देखती है ना कि सब गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनसे ज्यादा जोर उस आत्मा पर पड़ता है जो अपने शरीर के लिए बिलख रही है, अपने परिवार के लिए बिलख रही है और हर हालात में वो अपने शरीर को पाना चाहती थी, लेकिन वो शरीर उसे नहीं मिलता है। अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये कोई तकियानुसी बातें नहीं है। ये जीवन का वो सत्य है जहां पर हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। अब बताइए, एक व्यक्ति, आज उनकी उम्र बहुत है, आज वो अपने नाती पोतों के साथ जो पिछले जन्म के थे उनके साथ भी रहते हैं और इस जन्म के परिवार के साथ भी रहते हैं। इस जन्म में भी उनके बच्चे हैं, पिछले जन्म के भी उसके बीवी बच्चे थे, हालांकि उनकी पत्नी अब नहीं रही है। अब बताइए आप इस बात को क्या कहेंगे? क्या इसको भी वो मेरा भाई झूठ कहेगा कि ये भी झूठ है?
आपका कहना ना कहना वो आपकी मर्जी है, लेकिन इन चीजों को कोई बदल नहीं सकता और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो इन चीजों को बदल सके। क्या ब्रह्मांड की गतिविधियों को आप बदल सकते हो? क्या सूरज के उगने को या चांद के निकलने को या शाम ढलने को आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। जिस तरह से हमारे लिए सूरज रहस्य बना हुआ है, जिस तरह से ये ब्रह्मांड हमारे लिए रहस्य है, साइंस अभी इसको खंगाल नहीं पाई है। कितने ब्रह्मांड हैं आप यकीन भी नहीं कर सकते। और साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। साइंस पहले कहता था कि कोई आत्मा नहीं होती, आत्मा शरीर की तरह वस्त्र नहीं बदलती। फिर भारत के वेद और ग्रंथों को पढ़ा जाता है, फिर साइंस इस पर रिसर्च करता है, जो चीजें हमारे लिए पहले से ही तैयार कर दी, फिर उनको दोबारा से खंगाला जाता है। अरे भाई, उधर की तरफ इतना मूड मारते हो, अपना दिमाग खंगालते हो, अपने ग्रंथों को पढ़ो ना। हालांकि ये बातें कि समय की बात होती है, लेकिन ये चीजें हमें सुनती हैं। हमारे गुरु, बड़े बड़े लोग बताते हैं, हमारे दादाओं ने जो बातें हमें बताई, क्या वो झूठी हैं? नहीं झूठी हैं। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। ये सच्ची घटना है, यकीन ना हो तो ये फिलहाल चल रही है। आप उस व्यक्ति से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनसे उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको यकीन ना हो तो भैया जाइए और वहां पर मिलकर आइए। अब तो तांगे बुग्गी का भी जमाना नहीं है, आप जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। अब तो मैसेज की तरह लोग पहुंच जाते हैं एक दूसरे के घर। तो कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो मेरा परिवार मेरे लिए हमेशा सामने रहता है, हमेशा मेरी तारीफ करता है, मुझे आगे बढ़ने में सहारा देता है, मेरा मनोबल बढ़ाता है, मेरा प्यारा सा परिवार। पहला नाम है खेम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। मधुपमन माँ कैसी हो? नीता कुंतल माँ मेरी बहुत अच्छी माँ है। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है मेरी। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम गुप्ता, बहुत अच्छी बहन है। अनिल व्यास, जो कि मुझे हरियाणा से देखते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। पूजा राठौर, बहुत बहुत धन्यवाद। आभा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। मीनू मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी सीमा बहन लखनऊ से हैं, जो नजर नहीं आ रही हैं। बबली बहन कैसी हो? बबली जहाँ, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और हम दोनों बहनें बातें भी करते हैं। मोनिका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि राज, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से, कहाँ पर हो प्यारी बहन, आप नजर नहीं आ रहे हो। सोम्या कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार मेहता, बहुत अच्छे भाई हैं। श्री सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखमजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। सुभाष पनवर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरुचि कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष कुमार शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, हमारी प्यारी बहन जो ठीक होकर हमारे सामने आ गई हैं। नारायण सुमांगी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। एस कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारी दूसरी बहन है जिनका भाई है बबलू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहुत प्यारी बहन है, वो भी 2 दिन से गायब थी, लेकिन वो भी आ गई हैं। शकुंतला बहन कैसी हो? सुनील सैनी भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। सरयू बाला, कैसी हो प्यारी बहन, आप बहुत अच्छे कमेंट करती है। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश भाई कैसे हो आप? रामायण कुशवाहा, बहुत अच्छे भाई हैं। जयश्री सोलाटू, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, बहुत प्यारी माँ है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रभा कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो? भूप सिंह भाई, बहुत बड़े भाई हैं। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ है, बहुत प्यारी माँ है। यहाँ पर रेखा सरपंच, बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, बहुत अच्छे भाई हैं। पूजा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा बहन कैसी हो? सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम, बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नारायण स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना देवी, बहुत अच्छी बहन है। विभा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू मेरी बहुत प्यारी बहन है, गुड़िया कहकर बुलाती हैं। मनीष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव हरियाणा से, बहुत प्यारी माँ है मेरी। ऐश्वर्या माँ, बहुत ही प्यारी माँ है। ये मेरा पूरा परिवार नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग रह चुके हैं। महेंद्र पांचाल जैसे कि बहुत बड़ा परिवार है जिनके मैं पूरे नाम नहीं ले पाती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कैसी स्टोरी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।